अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज हम दो चीज़ों को एनालाइज करने जा रहे हैं। पहला, म्यांमार ने जो अपने JF-17 थंडर्स के थ्रू बॉम्बिंग की थी फारकान विलेज में, और ये विलेज इंडियन म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद है। इसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये बॉम्ब्स इंडियन टेरिटरी में गिरे, जबकि इंडियन साइड्स ये क्लेम करती है कि म्यांमार ने ये बॉम्बिंग जो है ये अपने एरियाज़ में की। इस पर बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स हैं। दूसरा, इज़राइल बहुत जल्द एक बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइजेज कंडक्ट करने जा रहा है, और बेसिकली इसमें इज़राइल एयरफोर्स जो है वो मेन सब्जेक्ट मैटर होगी। और इसमें इज़राइल इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा कि आने वाले वक्त में हमें ईरान की एयर बेसिस पर और ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर स्ट्राइक्स करनी होती हैं, और इसके लिए इज़राइल इससे पहले भी मुख्तलिफ लार्ज स्केल वॉर एक्सरसाइजेज कंडक्ट करता आया है, और अब दोबारा से एक बहुत बड़े स्केल पर ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट करने जा रहा है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली एक पिक्चर मंजर यहाँ पर आई है जिसमें JF-17 थंडर्स ने जो प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स फायर किए थे उनमें से एक का इम्पैक्ट इस तस्वीर में देखा जा सकता है। और बेसिकली ये एक सड़क है, अगर आप इस पूरे एरिया को देखें तो ये एक सड़क है, जबकि इससे पहले जो शुरू के बॉम्बिंग के मनाजर हमारे सामने आए थे उनमें एक ऐसा एरिया है जहाँ मुख्तलिफ कैंप्स हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और वहाँ प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स गिरने की वजह से इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। सो यहाँ इससे एक चीज़ हमारे सामने आती है कि ये प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स थे, लेकिन जो इंडियन साइड्स बहुत सी क्लेम कर रही हैं वो ये कि ये नॉर्मल डम बॉम्ब्स थे। तो एक बॉम्ब हम देखते हैं कि वो एरिया ऐसे में गिरा CNA रिबिलियन ग्रुप्स के हाइडआउट्स मौजूद थे या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मौजूद था, जबकि दूसरा बॉम्ब एक सड़क पर गिरा जहाँ ऑब्वियसली या तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे या उनकी कुछ व्हीकल्स मौजूद थी। अब नॉर्मल डम बॉम्ब्स अगर फेंके जाते तो वो तो फिर इतने ज़्यादा फासले पर एक एक अलहदा जाके ना गिरता, वो तो एक ही जगह पर दोनों गिर जाते। सो ये जो एक इंडियन क्लेम है इससे कि डम बॉम्ब्स यूज़ किए MiG-29 या F7s ने, वो क्लेम बिल्कुल फॉल्स हो जाता है। यहाँ प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे और बॉम्ब्स भी JF-17 थंडर्स ने यूज़ किए थे। इससे एक और चीज़ कंफर्म होती है कि जो JF-17 थंडर्स की ग्राउंड होने के हवाले से इंडियन नैरेटिव है वो बिल्कुल ही फॉल्स यहाँ साबित होता है। और जिस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि जहां बॉम्बिंग की म्यांमार एयरफोर्स ने जाकर, उसके अगर नक्शे को देखें तो ये म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब है। म्यांमार की साइड पर है लेकिन इंडियन और म्यांमार बॉर्डर के बहुत करीब है। ये ट्राइबल एरियाज़ ही आप इन्हें इन इलाकों के कह सकते हैं। इंडियन चिकन नेक एरियाज़ में भी ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है। यहाँ म्यांमार और इंडियन आर्मी उस तरीके से डिप्लॉयड नहीं होती जिस तरह नॉर्मल फ्रंट लाइंस पर किसी भी मुल्क की आर्मी डिप्लॉयड होती है। जैसे कि हमारे चमन बॉर्डर, अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स देखें तो वहाँ कबायली इलाकों का काफ़ी असर और रसूख होता है। सेम यही इलाके भी ऐसे हैं जहाँ यहाँ मौजूद कबायली इलाके या यहाँ बसने वाले मुख्तलिफ ट्राइब्स अपना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। और बेसिकली यहाँ रहने वाले कुछ ट्राइब्स का ये क्लेम है कि जो म्यांमार के पास ये एरियाज़ है ये भी इंडिया के अंडर आना चाहिए, या वो इंडिया से भी अलहदा होकर अलहदा एक छोटी सी अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं। सेम इसी एरिया में नागालैंड मौजूद है जो कि एज अ स्टेट अलहदा होना चाहता है इंडिया से। सो यहाँ भी ये कबायली इलाके मुख्तलिफ तंजीमों का हिस्सा बने रहते हैं। इसलिए यहाँ इंडिया चूँकि एक ज़ोरावर मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, सो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इसलिए जो यहाँ बॉम्ब्स गिरे उसको एज अ इंडियन टेरिटरी की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जबकि रणदीप बाजवा जो कि इंडियन साइड पर एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि म्यांमार के फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग करने से पहले इंडिया से इजाज़त ली थी। इवन दो म्यांमार की साइड पर भी अगर बॉम्ब्स गिरे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस इन इलाकों में इंडिया का है। और दूसरी जो चीज़, इंडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये MiG-29 थे म्यांमार के, ताकि JF-17 थंडर की जो एक हाईलाइट की हुई सक्सेस है उसे छुपाया जा सके, वो भी यहाँ फॉल्स हो जाती है। क्योंकि MiG-29 के थ्रू वो कह रहे हैं कि नॉर्मल डम बॉम्ब्स फायर किए गए, जबकि यहाँ हमें जो शवाहद मिलते हैं या ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ किया गया मुख्तलिफ CNA रिबिलियन ग्रुप्स पर। उसके अलावा मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और दूसरी मीडिया साइट्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि JF-17 थंडर्स को ही म्यांमार की तरफ से एयर स्ट्राइक्स में यूज़ किया गया था। उसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने इस पर पूरा आर्टिकल भी लिखा हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इजरायली एयरफोर्स बहुत जल्द लार्ज स्केल वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने जा रही हैं, और इनमें बहुत बड़े पैमाने पर फॉर्मेशंस बनाई जाएंगी। कुछ फॉर्मेशंस का काम स्ट्राइक करना होगा, जबकि उनके पीछे जो स्वीपिंग फॉर्मेशंस होंगी उनका काम स्ट्राइक फॉर्मेशन को कवर प्रोवाइड करना होगा। इससे पहले 29 नवंबर 2022 में
इसराइल ने ये अनाउंस किया था कि वो एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही हैं यूएस के साथ, और फिर दिसंबर के महीने में ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई थी, जिनमें यूएस बॉम्बर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज एयर टैंकर्स और उसके अलावा इसराइली F-15, F-16 एंड F-35 एयरक्राफ्ट ने मुख्तलिफ स्ट्राइक मिशंस किए थे। इन स्ट्राइक मिशंस का बेसिकली मकसद क्या था कि बहुत लॉन्ग रेंज पर जाके अपने टारगेट्स पर बॉम्बिंग करना, और अपने टारगेट्स को तबाह करने के बाद ऐसा आपके पास एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो दुश्मन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट्स को रोक सके। इजरायली एयरफोर्स इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम समझी जाती है, क्योंकि इससे पहले इराकी न्यूक्लियर प्लांट्स को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था इसराइली F-16 ने। और अब भी इसराइल जो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है अपने स्ट्राइक मिशंस के लिए, वो अपने F-16 पर ही है, जबकि जो एयर टू एयर रोल है उसमें वो F-15 और F-35 को फ्रंट लाइन पर रखता है। इसी साल के शुरू में जनवरी के पहले हफ्ते में ही डमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया है इसराइली एयरफोर्स ने, जिससे इस पूरे रीजन में इसराइल का जो एक रोब है उसमें इजाफा हुआ है। जबकि ये चीज़ ईरान के लिए थोड़ी सी खतरे की बात भी है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड वाज़ेह पॉलिसी दे चुका है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट को किसी भी हद तक लो लेवल पर लेकर नहीं आएंगे, जबकि इस चीज़ को जारी रखा जाएगा। और अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं और इसराइल जिस तरह बारहा तैयारी कर रहा है, और इजरायली मोसाद की रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इसे CIA ने भी सेकंड किया है, कि इसराइल की इस वक्त ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि वो किसी भी वक्त ईरान पर जाके स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और 2022 में अक्टूबर या सितंबर में ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि इसराइली F-35 ईरानी एयर स्पेस के ऊपर उड़ते रहे, लेकिन ईरानी रडार्स उन F-35 को कैच नहीं कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात भी थी। और अब ईरान Su-35 एयरक्राफ्ट ले रहा है रशिया से, और इससे ज़्यादा बात, इन नए Su-35 एयरक्राफ्ट के आने से ईरानी एयरफोर्स को एक हद तक सपोर्ट मिलेगी, और उनकी जो एयरफोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार है उसे एक संभाला मिलेगा। क्या वाकई आने वाले वक्त में इसराइल कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकता है ईरान पर? एक मिलिटरीली सॉफ्ट मैसेज है ईरान को कि वो इसराइल के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोक्सी से बाज रहे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।